Very good morning, dear friends. A great happy Republic Day to all of you and your families. आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के दिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के संविधान की बात ना करें तो ये तो सही नहीं होगा। तो आज हम संविधान की भी बात करेंगे और संविधान में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि आज का दिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे देश में। तो हम सबको आज पढ़ लेना चाहिए कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को जिस तरह से एंजॉय करते हैं उसी तरह से अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को भी निभाएं और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। अब आज की चीज के साथ आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पैरामाउंट लॉ ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोग इसको फादर ऑफ लॉ कहते हैं, बहुत सारे लोग मदर ऑफ लॉ कहते हैं, बट इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। अब इसी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मौलिक अधिकार हमारे पूरे देश में अगर किसी को बहुत अच्छे से एक लाइफस्टाइल दे रहे हैं, जीने का अच्छा तरीका, प्रोग्रेस, सब कुछ है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है। तो इन फंडामेंटल राइट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दे आर जस्टिसिएबल। इट मींस अगर कहीं आपके राइट इन्फ्रिंज होते हैं तो आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बिकॉज दीज आर इन्फोर्सिएबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। जबकि आपके डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वो आपके इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। ओनली द फंडामेंटल राइट्स आर दी enforceable by the courts. अब people can approach Supreme Court directly in case of violation of fundamental right, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी गई है आपको। आर्टिकल 32 में दिया गया, 226 32 में आप सीधा जा सकते हो, रिट फाइल कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को किसी ने इन्फ्रिंज किया है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है आपका। मैं सिर्फ एमसीक्यू बेस ज्यादा बात करूंगा क्योंकि एग्जाम नजदीक है हमारा, डिटेल चर्चा फिर करेंगे कभी, बट हम किसी भी इंपॉर्टेंट बात को मिस नहीं करेंगे। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी में क्या सारे के सारे फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड किए जा सकते हैं? नहीं। आर्टिकल 20 एंड 21 ये आपके बिल्कुल सदाबहार है, ये कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। प्लीज रिमेंबर दिस। दूसरा क्या है कि फंडामेंटल राइट्स में देखिए इनको रिस्ट्रिक्ट तो कर सकते हो आप। कब? अगर कहीं पे आपने कोई मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल लागू कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, कभी ये 7 हुआ करते थे, ठीक है। एक यहां पे और आपका होता था जिसको हम बोलते थे राइट टू प्रॉपर्टी, जो किसमें था? आर्टिकल 31 में था, जिसको बाद में यहां से हटा दिया गया, ठीक है। अब आर्टिकल 31 तो हट गया, तो उसके बाद कितने बच गए? हमारे पास बचे टोटल 6 राइट। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसको 32 भी कह सकते हो, वैसे 32 से लेकर के 35 तक के प्रोविजन सारे इसी के साथ पढ़े जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए टोटल 5 यहां पे है, ठीक है, और 5 यहां पे है क्योंकि यहां 21A इंक्लूड हो गया है, और 2 यहां है, 4 यहां है और 2 यहां है आपके। आगे आप 1 भी कह सकते हो और 4 भी कह सकते हो। ये आपके नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन राइट ऑफ इक्वलिटी में आते हैं 5, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। आपका भाई रेस, कास्ट, बर्थ, आपके इन बेसिस पे आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, टाइटल्स का एबोलिशन होगा, सब बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे, कोई महाराज धीराज ऐसा नहीं रहेगा, राजा महाराजाओं का समय चला गया है। अब बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, यहां मैं जिन बातों को बोल रहा हूं प्लीज नोट डाउन देम, अपने साथ पेन और रजिस्टर लेकर बैठे अपना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी
कब हटाया गया? तो 44th अमेंडमेंट में। किसमें? 44th अमेंडमेंट में। कब हटा? 1978 में। 42nd अमेंडमेंट देखिए हमारा क्या था, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया था। 44th अमेंडमेंट लाया गया था उस अमेंडमेंट की बहुत सारी चीजों को कर्टेल करने के लिए, और इसी में राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। और ये बात कहां से उठी? ये उठी थी केशवानंद भारती केस। 1973 का ये केस था जो केरल में एक प्रॉपर्टी को लेकर था, जहां पे केरल गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लेकर आना चाहती थी। तो राइट टू प्रॉपर्टी को इसलिए हटाया गया बिकॉज अगर राइट टू प्रॉपर्टी को नहीं हटाते तो उसका डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है, प्रोजेक्ट किसके लिए लेकर आती है? आम पब्लिक के लिए। तो अगर कोई भी अपनी लैंड या प्रॉपर्टी देने से मना कर देगा तो भैया फिर तो दिक्कत हो जाएगी, आगे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो ऑन ए लार्ज स्कोप ये चीज डिसाइड की गई कि ठीक है राइट टू प्रॉपर्टी को यहां से हटाते हैं। और अभी ये कहां शिफ्ट हो गया है? अभी हो गया आर्टिकल 300A में। तो दो आर्टिकल कवर हो गए आपके। 31 कब हटा और 300A कब इंसर्ट किया गया। नाउ इट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी कि क्या क्या डिफरेंस होता है इन सब में। फंडामेंटल राइट किसको कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसको कहेंगे, लीगल राइट किसको कहेंगे, ह्यूमन राइट्स इसका क्या रिलेशन है। अब एक अगला क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा? सो पार्ट 3, क्योंकि कहां दिए गए? पार्ट 3 में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और कहां से कहां है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये पार्ट 3 दिया गया है। अब मैग्ना कार्टा के पीछे की कहानी आप सबको पता है कि भाई 1215 में ब्रिटेन के किंग जॉन ने क्या किया था, वहां के लेबर्स को एक रिटन राइट्स दिए थे। फर्स्ट रिटन राइट्स इन द वर्ल्ड आर नोन एज मैग्ना कार्टा। फंडामेंटल राइट को यह नहीं कहा जा सकता कि पर्टिकुलर यहीं से लिए गए, हालांकि दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूएसएज बिल ऑफ राइट्स। कहां से इन्फ्लुएंस्ड है? यूएसए का बिल ऑफ राइट्स से इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन जैसे आर्टिकल 14 आप पढ़ो तो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये वर्ड कहां से क्वाइन किया गया है? ये हमने लिया है ब्रिटेन से। तो देयर इज अ मिक्स इंपैक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, अंडरस्टूड। सो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को। अभी सबसे पहले आते हैं सेक्शन आपका आर्टिकल 12 पे, सॉरी सेक्शन नहीं आता, आर्टिकल है सभी। तो आर्टिकल 12 आपको क्या कहता है? ये स्टेट की डेफिनेशन देता है। वो स्टेट की डेफिनेशन 12 में भी दी गई है पार्ट 3 में, और कहां दी गई है? 36 में पार्ट 4 में डीपीएसपी के लिए। अभी यहां पे इस डेफिनेशन का देने का औचित्य ये है कि अगर कोई भी स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। अब होगा कौन स्टेट? तो स्टेट देखिए, सबसे पहले स्टेट के यहां पे 4 पोर्शन बनाए गए हैं। सबसे पहला है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। यूनियन के अंदर जितना भी आपकी गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर भी और इसकी एग्जीक्यूटिव भी, ये स्टेट का पार्ट होंगी। फिर सेम आपके स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है वो भी स्टेट कहलाएगी। थर्ड कहता है कि जितनी भी लोकल बॉडीज हैं या अदर अथॉरिटीज हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर, वो भी स्टेट है। और फोर्थ है कि जो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो भी क्या आपकी स्टेट है। अब इसके ऊपर ना कुछ चीजें मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, वो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन जहां से पूछे गए हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए ही ये क्लास ज्यादातर है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। पंचायत इज अ स्टेट। अजीत सिंह वसित स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में कहा गया कि पंचायत भी एक स्टेट है। नोट डाउन कर लें, केस भी इंपॉर्टेंट है और यह भी पूछा जा सकता है कि क्या पंचायत एक स्टेट है? यस, इट इज अ स्टेट। लोकल अथॉरिटी में आता है ये, ठीक है। अब टेस्ट फॉर लोकल अथॉरिटी कैसे डिसाइड होगा? तो द सुप्रीम कोर्ट हैव गिवन टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोकल अथॉरिटी। इन वर्ड्स को नोट डाउन करें। सुप्रीम कोर्ट इन अ केस का नाम लिख लें, मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी जिससे कि लोकल अथॉरिटी को आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। फिर बात करते हैं कि अदर अथॉरिटी क्या है। अदर अथॉरिटीज के लिए भी एक केस नोट करें। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। यहां ज्यादा लिख नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ नोट डाउन कर ले, चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, और यहां पे एक प्रिंसिपल इवोल्व किया गया था, इन जस्डम जेनरिस, इन जस्डम जेनरिस, यानी कि ऑफ द लाइक नेचर। किस केस में? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई और अदर अथॉरिटी के बारे में यहां कोर्ट ने बताया। अब बात आती है कि क्या प्राइवेट बॉडीज भी स्टेट में आती हैं, तो ये केस टू केस डिफर करता है। अगेन इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी जुडिशरी। क्या जुडिशियरी भी स्टेट है? दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। जी हाँ, जुडिशरी भी स्टेट है, लेकिन कब? व्हेन इट फंक्शन एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ जुडिशरी के टाइम पे जुडिशरी स्टेट है, बट जब ये जुडिशियली काम करती है यानी कोई जजमेंट देती है तो इट इज नॉट अ स्टेट। यानी कि अगर हाई कोर्ट या किसी कोर्ट के डिसीजन से आपको लगता है आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो गए हैं, तो भी आप फंडामेंटल राइट वायलेशन के लिए नहीं जा सकते। अपील में जा सकते हो, अलग बात है, बट उनको आप एज ए स्टेट उनके खिलाफ नहीं जा सकते। केस नोट कर ले, इसमें जुडिशरी वाले में केस नोट कर ले। नरेश श्रीधर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 का केस है। 9 जजेस बेंच ने इसको डिसाइड किया था। स्टेट में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएगा, इतना अगर आपने बता दिया तो बहुत है। मैं टेलीग्राम पे एक लिस्ट बता दूंगा आपको कौन कौन सी जो स्टेट पूछा गया है, कौन कौन से स्टेट नहीं है। अब आता है आर्टिकल 13। देखिए आर्टिकल 13 शोज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आप सबने वर्ड सुना होगा जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? इस कोर्ट की पावर होती है, जुडिशरी की पावर होती है कि वो किसी भी एक्ट को जिसको लेजिस्लेचर ने, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो या सेंटर की हो, उसने बनाया है और वो इनकंसिस्टेंट है किसके साथ? फंडामेंटल राइट के साथ, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? नल एंड वॉइड कर सकते हैं। यानी कि जो बना दिया उसका जुडिशियली रिव्यू करेगा। और ये लिया कहां से? हमने यूएसए से लिया है। जुडिशियल रिव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। इंपॉर्टेंट लाइंस प्लीज राइट डाउन। दिस इज द पावर विच मेक द सुप्रीम कोर्ट गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अंडरस्टूड? और यूएसए ने बहुत रिसेंट में वहां के चीफ जस्टिस ने बोला था कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इंडिया ने हमसे लिया है, बट स्टिल इंडिया हैज टेकन इट एज अ वेरी वेरी फार अवे। बहुत हाई लेवल पे इसको लेके गया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट। अब कुछ डॉक्ट्राइन यहां पे लिख लें। आर्टिकल 13 की मैं कुछ डॉक्ट्राइन आपको बता रहा हूं, उनको लिख लें। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो सब आर्टिकल 1 है आर्टिकल 13 का, ये उन लॉज की बात करता है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है। अब ये बात कहां कही गई है? हम कैसे कहेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा? तो इसके लिए भी केस लिख ले, के पुनच्चा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 का, कि डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स लागू होती है, वो सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे लागू होती है। ये कहां कहा गया? के पुनच्चा पे। और डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स कहां लगती है? आपके आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 1 में। अभी देखो कुछ नहीं, इतना कह रहा है कि ऑल लॉज इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो भाई ऐसा है, वो उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर क्या लग जाएगा? इक्लिप्स लग जाएगा। ठीक है, जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है ना, पूरी तरह से नल एंड वॉइड नहीं होंगे, सिर्फ उस पर इक्लिप्स लग जाएगा। दूसरी डॉक्ट्राइन लिखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी। ये आपके सीवरेबिलिटी किसकी बात करती है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करती है, यानी कि आर्टिकल 3 सब आर्टिकल 2। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिज द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। भाई फंडामेंटल राइट के उसमें अगर कुछ भी करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा आपका। अब आपको ध्यान, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 42nd अमेंडमेंट
जिसको हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें 368 आर्टिकल में अमेंडमेंट की गई और सब आर्टिकल 4 और सब आर्टिकल 5 ऐड कर दिया गया। फिर मिनर्वा मिल के केस में इन दोनों को क्या किया, स्ट्रक डाउन कर दिया कोर्ट ने। यानी कि 42nd अमेंडमेंट का वो पार्ट जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा था, उसको क्या कर दिया, हटा दिया गया उससे। इसी को कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ सिविरेबिलिटी। अंडरस्टूड। अब आर्टिकल 3 में कहता है ये कि भैया जी लॉ और लॉज इन फोर्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है एनी लॉ में। अब पहले तो जुडिशियल रिव्यू में बात है कि जो अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंडमेंट आपका इसके में आता है, क्योंकि एनी लॉ में अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। लेकिन इसके अंदर फिर कई सारी चीजें चेंज हुई। देखिए अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स में बहुत सिंपल सी चीज है। सुप्रीम कोर्ट की भी अलग अलग विचारधारा रही है। शंकरी प्रसाद 1951, तब कोर्ट ने कहा कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकता है। फिर गोलकनाथ का केस आता है 1967 में, जहां पे मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। फिर आपका 24th अमेंडमेंट होता है और उसमें एक आर्टिकल डाल दिया जाता है, सब आर्टिकल 4, कि इसमें जो 368 में जो अमेंडमेंट किए गए हैं, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट, उस पर लागू ही नहीं होगा। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदन भारती केस में 1973 में क्या कहा कि ठीक है अमेंड कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर, फिर आई डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, उसको नहीं आप डिस्टर्ब कर सकते, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। लिख लीजिए इस चीज को, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग कब ली गई, बहुत बार पूछा जाता है। तो गोलकनाथ के केस में 1967 में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट यूज दिस डॉक्ट्राइन। ये एमसीक्यू पहले पूछा जा चुका है। मैं बता रहा हूं आपको कि मैं एमसीक्यू बेस्ड ही सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहा हूं, इसीलिए मैंने कोई अलग से स्लाइड नहीं बनाई है, यहीं पे आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। एंड इट इज इवोल्व्ड बाय हुम, इन्वेंटेड बाय हुम, यूएसए, अमेरिका ने इसको इन्वेंट किया था। आपका होमवर्क ये है कि अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स का एक चार्ट बनाएंगे, जहां आप 1951 में शंकरी प्रसाद से लेकर के गोलकनाथ, 24th अमेंडमेंट, देन केशवानंदन भारती और फिर मिनर्वा मिल का केस लिखेंगे जहां स्ट्रक डाउन किया गया था इन दोनों को। एक चार्ट बना लीजिए अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आपकी बहुत हेल्प होगी। इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस डील हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है। अब यह फंडामेंटल राइट्स कहां से क्या स्टार्ट हुए, ये बात करते हैं। राइट टू इक्वेलिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वेलिटी की बात की गई है। अब 14 देखो बहुत छोटा सा है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। पहली बात तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया, ये याद रखना, फर्स्ट एमसीक्यू। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो क्या ये अब स्टेट विल नॉट डिनाई एनी पर्सन, क्या लिखा गया है, एनी पर्सन। आपको एक चीज और यहां याद रखनी है, जब आप आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो वहां लिखा गया एनी सिटीजन। जहां पे एनी पर्सन है, इट मींस सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन एंड सम आर अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द फॉरेनर्स। आर्टिकल 15, 16, 19 and 29, these are the fundamental rights which are available only and only to the citizens of India. अब कोई लंदन से आके नहीं कह सकता कि ना जी मेरा भी फंडामेंटल राइट दो, मैं भी यहाँ रिजर्वेशन लूंगा नौकरी में, मैं अपने देश में वहां आता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है, राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच। ऐसा नहीं है कि आपको कभी कुछ भी बोल दिया कोई यहाँ पे आके। तो इनको अब लॉजिकली सोचेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसके अलावा बाकी सभी को मिलते हैं, बाकी सबको मिलेंगे, ठीक है। अब पूछ लिया जाता है कभी कभी आर्टिकल 14 में कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेलिटी कब दिया गया था। तो इट इज गिवन बाय AVDC, AVDC इन्होंने दिया था इसको। और देखो ये सभी को इंक्लूड करता है,
लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है। अब आपका होमवर्क यहां से ये है कि इसकी एक्सेप्शंस का चार्ट बनाइएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, 31C इसका एग्जाम्पशन है, एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है? क्योंकि स्टेट कोई ऐसे लॉ बना सकता है जो वॉयलेशन करते हैं आर्टिकल 14 का, बट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपीज जो 39 में दिए गए हैं। 361 इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसको? प्रेसिडेंट और गवर्नर को। ये सब क्या है? एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 की। इक्वल कहां हुआ? प्रेसिडेंट के खिलाफ आप ऐसी कोई प्रोसीडिंग नहीं चला सकते। कहां इक्वल हुआ? वहां एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन का चार्ट आप खुद बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 की। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। बहुत सिंपल से शब्दों में आपको ये बता देता हूं मैं। एक पेज इंसर्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा से रहेगा हमारे लिए। देखिए, जो आर्टिकल 15 है इसमें टोटल 5 आपके सब आर्टिकल्स आते हैं। सबसे पहला आर्टिकल क्या कह रहा है? यहां लिख लीजिए आप, नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा। कैसे नहीं होगा भाई? किसी की भी कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, सेक्स को लेके, ये लड़का है लड़की है, ठीक है, इन चीजों को लेके किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है कि नो सिटीजन, सिर्फ अवेलेबल टू ओनली इंडियन सिटीजन। ये भी याद रखना, अभी हमने बात की, भूलना नहीं इस चीज को। नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन। अब इन्हीं के आधार पे किसी की एसेस को मना नहीं कर सकते कि वो दुकान में नहीं जा सकता, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा सकता। भाई आपने बहुत बार देखा होगा कि मैकडी के वीडियोस बहुत बार वायरल हुए हैं कि जैसे कोई गरीब आदमी अगर वहां खाने चला गया तो कहते हैं कि यहां नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं है भैया, ताज होटल में पियोन भी जा सकता है, पीएम भी जा सकता है। दे कांट डिनाई, इट इज ए फंडामेंटल राइट। फिर आता है इसका सब आर्टिकल 3, जहां स्पेशल प्रोविजन बनाए गए किसके लिए? वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। अब देखो, इसमें जब आप डीपीएससी में पढ़ोगे तो आर्टिकल 42 में हमें ऐसी चीज मिलती है, मैटरनिटी रिलीफ की बात करते हैं। अब यहीं पे जो आर्टिकल 4 है, सब आर्टिकल 4, वो फर्स्ट अमेंडमेंट से डाला गया। किससे डाला? ये भी पूछ लेता है कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ किस केस की वजह से हुआ था। केस नोट कर लीजिए, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन, इस केस में इसको इंसर्ट किया गया था। 1951 का केस था। ठीक है, फिर आता है सब आर्टिकल 5। सेक्शन निकल जाए तो प्लीज आप समझ जाइएगा, लॉ पढ़ाते पढ़ाते आर्टिकल भूल जाते हैं, सेक्शन ज्यादा याद रहते हैं। ठीक है, अब जो सब सेक्शन 5 था ये भी अमेंडमेंट से आया, 93rd अमेंडमेंट से। अब यहां कर लेते हैं 5 of 15, ये आया था 93rd अमेंडमेंट से। 93rd अमेंडमेंट आई थी 2005 में, और इसी को चैलेंज भी किया गया था 93rd अमेंडमेंट को। एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको जरूर लिख लें आप। ये पूछा जा सकता है कि अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 में, इसमें इसको क्या किया गया था? चैलेंज किया गया था। अब देखिए, पहले में आपने कहा कि नॉर्मल डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, दूसरे में कहा कि कहीं पे जाने आने से रोक टोक नहीं होगी, तीसरे में कह रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। भैया ऐसा है, वहां आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कहोगे। आपने तो कहा था वहां पे ऊपर सेक्स भी लिखा था, यानी कि मेल और फीमेल को लेके कोई वो नहीं करेंगे। फिर आप कह रहे हो कि भाई फीमेल के लिए तो आपने सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी, विशाखा की गाइडलाइंस है, मेल के लिए क्यों नहीं बनाओगे? तो ऐसे इसका जवाब देता है सब आर्टिकल 3। अब 4 सब आर्टिकल 4 बात कह रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 29 सेल प्रिवेंट द स्टेट। बस स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा, वो स्पेशल प्रोविजन बना दे। किसके लिए? सोशली और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीक, सोशली और इकोनॉमिकली वीक, ठीक है, उनके लिए। अब सब सेक्शन 5 क्या कहता है? ये हमने बात कर ली, किस में इंसर्ट हुआ था?
केस भी आपको याद रखना, साथ ही साथ स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन 1951। और जो 5 ऐड हुआ, ये ऐड हुआ 93rd अमेंडमेंट के साथ 2005 में। ठीक है, इसको चैलेंज कब किया हमने, ये भी बात कर ली, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपके लिए काफी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की, इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। भैया सबको बराबर देना, अब यहीं से सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ रिजर्वेशन को लेके, नौकरियों में रिजर्वेशन को लेके। सबसे पहले आपको पढ़ना मंडल कमीशन। मंडल कमीशन कब आया था? मंडल कमीशन आया था 1979 में, मंडल कमीशन। और मंडल कमीशन ने कहा था 27% रिजर्वेशन दिया गया था यहां पे ओबीसी को। वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी तब। हिस्ट्री के साथ पढ़िए चीजों को, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर आता है अबॉर्शन ऑफ द टचेबिलिटी। भैया यहां पे आपका SC/ST एक्ट आपने अच्छे से पढ़ा है, 1989 का एक्ट है। और इसमें खास करके जो सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस था 2018 में, जो इतने पूरा भारत बंद हो गया था, बहुत सारी प्रॉपर्टी तोड़ दी गई थी, क्योंकि वहां पे एक 18A सेक्शन है, वो सेक्शन ही है, ठीक है मैं ठीक बोल रहा हूँ सेक्शन, क्योंकि वो सेक्शन ही है जहां पे एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकते SC/ST एक्ट में। उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर कह दिया था कि ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता। लेकिन इसी बात को लेकर हंगामा हो गया और फिर से उसको अमेंड कर दिया गया दोबारा से। फिर आता है एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स। कोई टाइटल यूज नहीं करेगा, मैं महाराजा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, नहीं। लेकिन यहां से क्वेश्चन ये नहीं पूछता, क्वेश्चन पूछता है क्या पद्म भूषण और भारत रत्न जो है, क्या ये टाइटल है? नहीं, ये टाइटल नहीं है। बालाजी राघवन का केस कोई पूछ भी ले कहीं पे तो लिख दीजिएगा बालाजी राघवन केस। यहीं पे इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम पे एक न, इस पे अपना रिजर्वेशन के ऊपर एक केस की लिस्ट लिख लीजिए। रिजर्वेशन के ऊपर एक केस की लिस्ट लिख लीजिए, वो आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, ऊपर हेडिंग लिख लीजिएगा रिजर्वेशन, पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला केस तो हमने बात कर ली कि स्टेट ऑफ मद्रास, जिससे किसमें अमेंडमेंट हुआ? आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट हुआ, वर्सेस चंपाकम दुरई राजन 1951 का। इसके बाद डिटेल में हम फिर कभी चर्चा करेंगे, अभी केस लॉज नोट कर लीजिए। स्टोरी अगर आप समझ लो तो रिजर्वेशन आपको समझ में आ जाएगा पूरा। इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। थर्ड लिख लीजिए एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत रिसेंट का है, 2018 का है। ठीक है, ये पूछ सकता है तो इसको जरूर देख लें। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी है, नारायण गुप्ता 2018 का केस है। ठीक है, यहां भी काफी सारा डिस्कशन हुआ था अबाउट द रिजर्वेशन। इन केसेस की डिटेल को हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर अभी चर्चा करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी बहुत ज्यादा लेंथी क्लास हो जाएगी। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम पे। देखिए, राइट टू फ्रीडम को हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राइट टू फ्रीडम काफी इंपॉर्टेंट है। खास करके आर्टिकल 20 और 21 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इनको इमरजेंसी में भी नहीं हटा सकते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस को यहीं से समझ लीजिए, इनकी इंपॉर्टेंस को यहीं से समझ लीजिए कि इनको उसमें भी नहीं हटाया जा सकता है। ये लिस्ट बना लीजिएगा। अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर भी कर दें, और एक लाइक तो बनता है, एटलीस्ट जितने व्यू होते हैं लाइक तो होने ही चाहिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो इसको बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन इसमें मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको 10 से 15 क्लासेस चाहिए, अगर आपको बहुत डिटेल में और अच्छे से समझना है। किसी भी चीज़ को इतने अच्छे से समझिए कि जिससे, क्योंकि आपके ऐसे में भी बहुत काम आते हैं। आर्टिकल 15 का ना आपके सोशल प्रोग्रेस
ऑफ द सोसाइटी के साथ ना बहुत गहरा लिंक है, तो वहां पे हम इनको अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।